तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि थर्मोडायनेमिक और केमिकल काइनेटिक्स स्टेबिलिटी को लेकर स्टडी कर रहे थे। और लास्ट टॉपिक में हम लोग एक टॉपिक छोड़ दिए थे जिसमें था स्टेरिक हिंड्रेंस। हम अगर बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस का, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट क्या होता है? ये कहते हैं कि जितना छोटा ग्रुप हमारे पास काम करेगा, जितना छोटा स्टेरिक का पता। सबसे बड़ा क्वेश्चन एक बात है कि छोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस की बात, सबसे पहले पूछते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है। तो कहते हैं कि जितने भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, या कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो कहते हैं कि जो डोनर एटम के पास जितना करीब आकर रहता है, मतलब कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, अगर वो एलिमेंट्स जितने डोनर एटम के करीब रहते हैं, वो आपस में, चूंकि उनके जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में आपस में म्यूचुअल रिपल्सन होगा, ठीक है। अब म्यूचुअल रिपल्सन की प्रोसेस को ही आगे चलकर हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस के नाम से जानते हैं। मतलब कि जितना बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी सब कम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। मतलब कि जो भी, मान लीजिए कि हमारे पास NH3 के मॉलिक्यूल से, तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो लिगेंड्स के या जो डोनर एटम के जितना करीब होगा, उसके बीच में उतना ज्यादा रिपल्सन होगा और उतना ही कम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस लाइन को आप लिख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सब्स्टिट्यूटेंट लिगेंड कंटेन लार्ज बल्की ग्रुप फॉर्म लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन do underestimated या under substituted smaller ligands. This is due to fact that the bulky group present near the donor atom cause mutual repulsion ब्रैकेट में लिख लो स्टेरिक इफेक्ट, इसी को स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। इफ म्यूचुअल रिपल्सन among the ligands making metal ligand bond to be weak, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें, कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये होता NH2 CH2 CH2 NH2, एक ये हमारे पास मान लो कि एक लिगेंड्स है, ठीक है। अगर यहीं पर एक कॉम्प्लेक्स और दे दे हम CH3 का होल ट्वाइस n, CH2 का होल ट्वाइस n, CH2 CH2 और n CH3 का होल ट्वाइस। अब देखो यहां पे इस पे के पास जो है लिगेंड्स की संख्या क्या बड़ा है, बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर साइज बड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वह उतनी ही कम होगी। तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो जहां पर जितना अधिक बल की ग्रुप लगेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। तो ये टॉपिक पिछले क्लास में छूट गया था, इसको कवर कर लिए। अब अगला हेडिंग डालिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो, कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो भी मेटल है जो D8 जो खासकर जो D8 इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है, D8 में, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खासकर D8 होता है, उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं वो प्लेटिनम का भी ले लेते हैं। प्लेटिनम एक बेस्ट एग्जांपल के रूप में काम करता है। कहता है कि प्लेटिनम के पास ये टेंडेंसी होती है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स का वो फॉर्मेशन करता है, वो मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं कि जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके पास एक टेंडेंसी होता है कि वह आसानी से अपने कॉम्प्लेक्स को जो लिगेंड्स जुड़े रहते हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन उसके साथ अटैच्ड होता है, तो क्लोरीन कभी कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर या प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर वहां पे काम करता है, क्योंकि जो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सेंट्रल एटम का होता है, ना कि लिगेंड्स का होता है, ठीक है। तो जो सेंट्रल एटम वहां पे जो जुड़ा रहता है उसके साथ
जो लिगेंड जुड़े रहते हैं, तो प्लेटिनम के पास ये टेंडेंसी होता है कि वह अपने लिगेंड्स को क्या करता है, इंटरचेंज कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। आगे चलकर यही स्ट्रक्चर जो होता है वो सिस और ट्रांस का भी फॉर्मेशन बड़ा हेल्प करता है। तो कहता है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं कि अपने लिगेंड्स को भी सब्स्टिट्यूट करने की टेंडेंसी रखते हैं। पहली चीज की एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है ये, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, तो जो भी सेंट्रल एटम के पास जो बगल में लिगेंड जुड़े रहते हैं, वो लिगेंड्स भी अपने क्या करते हैं, किसी दूसरे लिगेंड्स के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे में अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स अगर दिया जाए, तो एक काम करो, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझाते हैं, ताकि लिख लेने के बाद आपको रिएक्शन एग्जाम्पल लिखने में आराम रहेगा। देखिए, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट और exchange of one ligand by another ligand. These are three major way by which substitution reaction of these are mainly three major way by which substitution reaction of a square planar complex take place. These are oxidative addition, electrophilic substitution and न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, ये पूरी इनऑर्गेनिक की कहानी ऑर्गेनिक से जुड़ा जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, या क्या पहला चीज था, ऑक्सीडेटिव एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम एक एक करके पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आगे के कंसेप्ट को कवर करते हैं। पहला लिखो, ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोइंग बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो अगर मान लो कि हमारे पास एग्जांपल देते हैं प्लेटिनम मैथिल, Me मतलब मैथिल, ठीक है, क्लोराइड फिनाइल मैथिल, ठीक है। हमारे पास मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स दिया गया, अगर इसके साथ अगर ये 2 है, यहां पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, पहले कराते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो मतलब कि इसको क्या कर दो, लियाकर यहां पे जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो यहां से बन जाता है PTMeCl3 और PMe2PH का होल ट्वाइस, ठीक है। पहले तो हुआ ऑक्सीडेटिव, अब इसके बाद आता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब रिडक्टिव एलिमिनेशन कराते हैं तो यहां से मिथाइल क्लोराइड, Me क्या है, मिथाइल है, अब यहां से एक MECl निकलता है, तो PTCl2 PMePH का होल ट्वाइस और NeCl, मिथाइल क्लोराइड। तो ये इसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले क्या किया, ऑक्सीडेटिव ऐड किया, फिर उसके बाद वहां से क्या कर दिया। अब जरा गौर से समझो, यहां पे जो क्लोरीन प्लेटिनम जो था, वो प्लेटिनम हमारे पास कितना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से सीधा कहां चला गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो देखो, +2 से +4 में परिवर्तन हो जाएगा, तो हुआ कि नहीं इसके ऑक्सीडेशन। तो यहां प्लेटिनम जो होता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से क्या कर सकता है, चेंज कर लेता है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो तुरंत क्या करती है, इंटर। अब जरा गौर से समझो, यहां पे इस यहां पर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास 2 है, 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, फिनाइल 1 और 2 3, सॉरी यहां पर 2 और 1 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब जरा गौर समझो, अगर हम इसे एक ग्रुप ले लें तो हमारे पास क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स को अगर एक लिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह +2 से +4 होता है।
और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है पूरे ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, ये दो ग्रुप में मॉलिक्यूल्स मानते हैं। तो यहां पर हो गया 2 दूना 4 और ये आपके पास 1 और 1 2, 2 दूना 4 और ये आपके कितना फिनाइल मिथाइल फिनाइल, इसके साथ एक ग्रुप लग जाता है। तो अब जरा समझो, यहां पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह 2 से लेकर कहां चला जाता है 4 पे, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी कि 2 से लेकर 4 से कहां 6 पे चली जाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो जाता है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह 2 से 4 पे चला जाता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 पे चला जाता है। तो इस तरह की इनमें एक जबरदस्त परिवर्तन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप की कंसेप्ट मिलता है। क्लियर हो गया? अब इसमें सेकंड लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन रिप्लेस बाय लिगेंड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन रिप्लेस बाय अ लिगेंड बाय अनदर लिगेंड, बाय अनदर लिगेंड्स। ये क्या कंसेप्ट करता है? कहा कि एक लिगेंड्स को दूसरे लिगेंड्स के साथ रिप्लेस करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, अभी ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पीटी प्लेटिनम, MECl, PME2, PH का होल ट्वाइस, HgCl2। ठीक है, अब कहा कि जो एक लिगेंड से उसे दूसरे लिगेंड से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। यहां पर है HgCl2 और यहां पर है, तो एक काम करो, यहां से एक क्लोरीन को उठाओ और लिया कर यहां रिप्लेस करो, मैथिल को उठाकर इसके साथ डाल दो। तो क्या हो जाएगा, PTMe गया, क्लोरीन आ गया, तो PTCl2 और यहां से क्या PMe का होल ट्वाइस फिनाइल और साथ में HgMeCl। आप जो भी इंटरचेंज करेंगे वो यहां इंटरचेंज करेंगे। कभी भी आप सेंटर लिगेंड्स के साथ ज्यादा इंटरचेंज करेंगे तो परेशान करेगा, इसलिए आप इसके कोरेस्पॉन्डिंग लिगेंड्स को परेशान करिए। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आसान, यहां पर 2। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन में जो होता है वो मरकरी जो होता है, अब जरा सोचो, मरकरी यहां पर 2 पे था, तो यहां पे 2 पे कहा और यहां से क्या कर दिया प्लेटिनम कार्बन। अब यहां पर ये मरकरी के साथ, ये मरकरी क्लोराइड, सॉरी यहां पे जो मरकरी Hg हुआ वो किसके साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था, और यहां पर क्लोरीन मिथाइल और क्लोरीन और मिथाइल दोनों के साथ अटैच्ड होता है। तो यहां पर अपना जो लिगेंड्स है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो किसी दूसरे लिगेंड्स के द्वारा रिप्लेस होता है। जो मेन एटम है अपना लिगेंड्स यहां मिथाइल था, ये दूसरे लिगेंड्स के क्लोरीन द्वारा क्या कर गया, रिप्लेस कर गया। इसे हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए, a square planar complex may be undergo nucleophilic substitution. A square planar complex may undergo nucleophilic substitution. और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। वो कैसे, अगर हमने सेम एग्जांपल उठाया फिर से, PTMeCl, PME2PH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहां पर आप N3 मॉलिक्यूल्स को लेकर रिप्लेस करो। ठीक है, जैसे ये N3 आता है, ये सारे लोग को यहां से, भाई 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए इसको, तो MECl को यहां से क्या करता है ये, अब ये जो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये आकर यहां पर अटैक करता है और यहां से क्लोरीन को डिस्प्लेस करता है। तो बनता है PTMe N3 और PMe का होल ट्वाइस, PH का होल ट्वाइस और प्लस क्या Cl माइनस। तो यहां पे ये आकर इसके इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम किया, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता है, ये यहां पर आकर एज ए न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है और यहां से क्या करता है, क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जितने भी खासकर स्क्वायर प्लेनर जिनका स्ट्रक्चर D8 होता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो D8 होती है, खासकर इसमें बेस्ट एग्जांपल प्लेटिनम को दी जाती है।
ये क्या करता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करता है। मतलब अपना जो एक बार मेटल के साथ, मतलब अपना जो खुद का मेटल है, ये मेटल जो प्लेटिनम, वो जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है लिगेंड्स के साथ मिलकर, उसमें से कुछ लिगेंड्स को दूसरे लिगेंड्स द्वारा भी ये रिप्लेस करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, ये है इसके बेसिक कंसेप्ट। अब चलिए आप अगला हेडिंग डालिए, रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हो गया, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। चलिए अब इसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की कहानी थोड़ा सा क्रिटिकल है, कोशिश करिएगा समझने के लिए, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स दिया जाए PtL2TX, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया, ठीक है, और यहां पे जो X है अगर इससे हम सब्स्टिट्यूट कर दे Y से, मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया गया प्लेटिनम का PtL2TX, ये X जो है अगर हम X को सब्स्टिट्यूट कर दे Y से, तो मतलब कि जो हमारे पास जनरल कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है, क्या है यहां पर, मान लीजिए कि हमारे पास ये प्लेटिनम है TL2X, ये रिएक्शन करता है अगर Y से, तो क्या करेगा, Y को यहां रिप्लेस करेंगे तो P2TL2Y और प्लस X, वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर दोगे तो ये आपका प्लेटिनम, एक तरफ आपका L, एक तरफ आपका L, एक तरफ आपका T, एक तरफ आपका X, ये आपका Y है, ये रिप्लेस हुआ तो क्या गया PT, यहां से आपका T, यहां से आपका L, यहां से आपका L, यहां से आपका X और ये Y और यहां पे क्या X। ठीक है, मतलब कि आप अगर ये रिएक्टेंट है और ये आपका क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको मिला, अगर यहां से रेट लॉ फॉलो करो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने आता है ना, तो रेट लॉ अगर निकालोगे तो dx/dt इक्वल टू क्या, K1 प्लस K2, प्रोडक्ट को हम लोग लेके चलते हैं, तो यहां से अगर मान लीजिए कि रेट लॉ अगर लेकर आते हो तो रेट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, माइनस रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस, ठीक है, तो डी पी प्लेटिनम L2TX अपॉन में क्या dt इक्वल टू क्या, एक बार X के लिए और एक बार किसके लिए, Y के लिए, तो क्या होगा यहां से DK1 प्लेटिनम L2TX और प्लस K2 प्लेटिनम L2TX और किसके लिए Y, तो एक बार X और दूसरा क्या Y। अब यहां से K1 और K2, अब जरा गौर से देखो, यहां पे जहां पर हमारे पास आप यहां पे वेयर प्लेटिनम L2TX इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स Y जो है, जो वहां पे दिख रहा है वह क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इनकमिंग लिगेंड्स। ठीक, अब जरा देखो इसमें यहां पे जो है दोनों में क्या है, प्लेटिनम L2TX कॉमन है, तो यहां से आप लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू, ठीक है, जब आप इसे रेट निकालोगे तो रेट अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो K ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं K ऑब्जर्वेशन, KOBS, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन, तो यहां से आप क्या कॉमन कर लो, प्लेटिनम L2TX को कॉमन कर लो, ठीक है, तो यहां से आप मान लो कि, या आप एक काम करो, पहले लिखो रेट इक्वल टू क्या होगा, प्लेटिनम L2TX दोनों में है, इसको कॉमन कर लो, तो प्लेटिनम प्लेटिनम यहां से क्या मिला
प्लेटिनम L2, सॉरी यहाँ L2 है ना, L2TX, प्लेटिनम L2TX कॉमन कर लें तो क्या आएगा K1 प्लस K2, और यहां पर क्या है इसके पास K1 प्लस K2, और ये क्या है आपका Y होगा, ठीक है। तो K1 प्लस K2 इंटू क्या Y। अब इसी को हम लोग आगे चलकर जो प्लेटिनम क्या करते हैं, ये आपका K1 प्लस K2 इक्वल टू जो हमारे पास निकल कर आता है, इसी को हम लोग एक नया इक्वेशन के रूप में हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी को क्या कहते हैं कि जो हम लोग K1 प्लस K2 इंटू Y जो है, इसी को आगे चलकर हम लोग इस या तो क्या पढ़ लेते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं K ऑब्जर्वेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी K1 प्लस K2 इंटू Y जो है, इसको हम लोग कहते हैं K ऑब्जर्वेशन, क्या हम लोग ऑब्जर्व किए, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन डाटा हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिलता है, इस पर हम लोग कई, अब इसकी वैल्यू डिपेंड करता है K1 K2 की वैल्यू कितनी होती है, और हर कॉम्प्लेक्स के लिए ये अलग अलग डाटा मिलता है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर हमें ग्राफ खींचने के लिए दे दिया जाए K ऑब्जर्वेशन और रेट के बीच में, तो हर कॉम्प्लेक्स का ग्राफ जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप इससे कई किताबों में ग्राफ दिया रहता है, पर आपके सिलेबस का ग्राफ का चीज नहीं है, तो आप बस केवल ऑब्जर्वेशन याद रखो कि हाँ K1 K2 की जो ऑब्जर्वेशन होती है, इसकी डाटा कितना होता है, ठीक है। कई बार आपकी क्लासेस में ऑब्जर्वेशन का डाटा भी, ऐसा ग्राफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ग्राफ खींचना भी होगा, तो आप एक काम करेंगे, इधर की तरफ आप 10 टू द पावर -2 ये y की वैल्यू होती है, और 10 टू द पावर 5 ये K ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी को लेकर, ठीक है। यहां पर आता है 50, यह आपका 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, इस तरह की डाटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के, और इधर की तरफ आपको मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से। तो ये ग्राफ अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे वैसे इसकी ग्राफे जो होती है वह चेंजेज होती रहती है। कई सारे हर कॉम्प्लेक्स का ग्राफ जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह आयोडीन माइनस के इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद Cn माइनस का, फिर C2 C6 H5SH फिनाइल थायोनिल का, बेंजीन थायोनिल का, फिर उसके बाद Br माइनस का, फिर उसके बाद N3 माइनस का, और एक और लास्ट में जो होता है। तो इस तरह से इनकी जो होती है वो ग्राफिंग रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आपके सिलेबस में ग्राफ नहीं है, आपको बस सिर्फ K ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला याद रखना होता है, उससे ज्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास जो एसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, इंटरेक्शन एसोसिएशन, ये सब कुछ थोड़ा सा टर्म मिलता है। तो आप एक काम करो, 2 4 5 डिफिनेशन एक केवल लिख लो, नहीं भी पढ़ोगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर लिख लो। लिखो एसोसिएशन रिएक्शन या एसोसिएटिव रिएक्शन। लिखिए इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट with increased coordination number, that means the platinum or Y bond, PTY bond is first formed, then PTX being to break। मतलब कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे ना PTX में, तो सबसे पहले P इसके साथ आकर Y अटैच्ड होगा, और तब यहां से X जो होगा वह डिस्प्लेस होगा। इसका कहने का मतलब ये, ठीक है। मतलब नहीं समझ में आया तुमको? हमने कहा कि जो PT यहां पर L और L ये T और X था, Y के साथ आया, तो पहले कहा कि यहां पर Y आके जुड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव के साथ, और फिर उसके बाद ये X यहां से डिस्प्लेस होगा। समझ में आया? तो पहले Y जुड़ेगा तब X डिस्प्लेस होगा, ये इसका कहने का मतलब। दूसरा लिखो डिसोसिएशन रिएक्शन, D। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज फॉर्म बाय इन विच वन लिगेंड इज लॉस्ट। मीन्स क्या?
एक्स यहां से फुल्ली ब्रेक होगा, फिर वाई जुटेगा, मीन्स Ptx bond is fully broken, then the P2Y bond being to form. ठीक है। थर्ड होता है इंटरमीडिएट इंटरचेंज एसोसिएशन, लिख लो इंटरचेंज एसोसिएशन। In this type of reaction, the Ptx bond being break before Py bond is fully formed. Ptx bond begin to break before P2Y bond is fully formed. However, bond making is more significant than bond breaking. फोर्थ लिखिए इंटरचेंज डिसोसिएटिव। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन platinum Y bond being form before Ptx bond is fully broken. However, bond breaking is more significant than bond making. बॉन्ड मेकिंग। तो सीधी सी बात है, पूरा घुमा फिरा के जो चार डिफिनेशन ये है कि पहले या तो पहले क्या होगा कि बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, एक्स पहले अभी अटैच्ड रहेगा, पहले वाई आकर इससे जुड़ेगा, वाई जुड़ने के बाद एक्स का जो होगा वो ब्रेकिंग होता है। ठीक है, तो इस आप डिफिनेशन को नहीं भी याद रखेंगे तो कोई जरूरत नहीं, आप केवल कंसेप्ट याद रखना, रेट लॉ क्या होता है इसका। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट तो कहता है कि ट्रांस इफेक्ट भी खासकर जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वही स्क्वायर प्लेनर के ही कंसेप्ट में आता है। कहता है कि ट्रांस इफेक्ट का मतलब यह होता है कि जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीसो ट्रांस पढ़ते हैं, तो कहा कि अगर प्लेटिनम जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो उसके ट्रांस पोजीशन से क्या होता है कि किसी दूसरे लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। उसके सिस पोजीशन से नहीं, सिर्फ ट्रांस पोजीशन से जो होता है वह सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो लिखो ट्रांस इफेक्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ अटैच्ड group to direct the substitution into a position trans that is opposite to itself is called trans effect. Such a group has marked effect on the rate of reaction. ठीक है, अब इस स्थिति में हमारे पास कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे। जैसे में अगर आपको एग्जांपल दें हम, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई PtCl4 है, मान लीजिए कि अगर एक रिएक्शन दे दें PtCl4 2-, तो इसमें जो क्लोरीन है ये रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय NH3, अमोनिया से रिप्लेस कर जाए। या अगर स्ट्रक्चर बन गया PtNH3 का होल 4 2+, अब इसमें जो एमीन होगा ये रिप्लेस्ड हो जाएगा क्लोरीन के साथ। तो जो रिप्लेसमेंट है, या तो अमोनिया क्लोरीन से रिप्लेस कर जाए या क्लोरीन क्या कर जाए, अमोनिया से रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो इस तरह के रिप्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं क्या चीज, ट्रांस इफेक्ट। अब इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। जैसे में बोर नहीं हो रहे हो, थके तो नहीं हो ना, समझ में आ रहा है ना कुछ। अब देखो
जैसे में अगर मान लो कि एक एग्जांपल हम देते हैं PTCl, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है 2-, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके ट्रांसलोकेशन को रिप्लेस कर देते हैं। सिस का मतलब क्या होता है कि इन दोनों फेस अगर आपस में, भाई चूंकि ये तो पूरा सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिस का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में क्या हो, एक जैसे हो। अब इसी को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज कर देंगे तो ध्यान रखेंगे उसमें इंटरचेंज के दौरान सबसे मजेदार बात यह होता है कि हम लोग खासकर एक साइड यानी राइट साइड को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अगर मान लो कि इसमें एक NH3 प्लस को रिप्लेस करते हैं किसी एक लोकेशन को, मान लो कि इसको हम यहां से इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बन गया, Cl PT Cl और NH3। इसी को कहते हैं लोग ट्रांस इफेक्ट। आई बात समझ में? ये इफेक्ट जो कहलाता है वो ट्रांस इफेक्ट होता है। ध्यान रखेंगे जब भी इंटरचेंज करेंगे तो ट्रांस पोजीशन पर इंटरचेंज करेंगे, ये ना कि इधर ही उलाट देना, ठीक है। तो सिस की बात आएगी तो तुम लोग इधर करना लेफ्ट साइड में, अगर ट्रांस की बात है तो हमेशा राइट साइड में रिप्लेसमेंट करना। अब यहां पर NH3 का रिप्लेसमेंट है, अब चाहोगे तो क्या कर सकते हो, एक और रिप्लेसमेंट कर दो। अब मान लो कि यहां पे अगर हम एक और रिप्लेसमेंट करने को दें तो PT यहां करना NH3, ये करना NH3 और ये हो गया आपका Cl और ये हो गया Cl। अब ये मत कर देना कि यहां पर PT है और यहां पर आप Cl कर दो, यहां पर एक NH3 कर दो और यहां पर एक NH3 कर दो और यहां पर Cl करो। ये ऐसा मत कर देना, ना तो ससुरा जानते हो बड़ा रोने लगेगा, कहेगा कि तो बड़ा गड़बड़ कर दिया तुम लोग यार, हम तो ट्रांस की बात करते तो तुम उसी से इंटरचेंज कर दिया। तो ये रोने लगेगा और वो क्या, तो फिर तो तुमको तो जब ये रोना शुरू करेगा तो फिर तुमको परेशान करेगा। अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछ दिया, अगर एग्जामिनर ने और तुम ऐसा करके बैठ गए तो उस समय तो बड़ी खुशी मिलेगी, चलो गुरुजी तो बताए थे, बड़ा समझ में आया था। लेकिन बाद में यही ससुरा तुमको इतना परेशान करेगा कि तुम बैठ के रोवोगी। तो इसीलिए कभी भी ऐसा मत करना, जब भी करना इस स्थिति में करना। बुझा गई, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये हमेशा ये आपका ट्रांस स्पेस होता है और इसी को हम लोग कहते हैं। तो आप इसमें क्या किया, हम लोग एक Cl को निकाले हैं और एक NH3 को जोड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो इफेक्ट हमारे पास मिलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। इस तरह के कई सारे एग्जांपल आपकी किताबों में दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो एक दिन हमसे कहा गुरुजी बतावा यहां आप क्लोरीन को ले लिए, अगर NH3 को लेना होता तो हम कहे क्या दिक्कत है भैया, ये प्लेटिनम है, यहां तुम NH3 को लेकर आओ, ले आओ NH3 को, मिलते हैं इस NH3 से, ये आपका NH3 है, ये आपका 2+ है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब ये जो यहां पर क्लोरीन आएगा और NH3 जो होगा वह माइनस हो, क्लोरीन जुड़ेगा NH3 माइनस होगा। ध्यान रखेंगे जैसे ही यहां पर अटैचमेंट की बात आएगी फिर क्या आएगा, प्लेटिनम या आपका NH3, यहां पे जुड़ गया क्लोरीन, या आ गया NH3, या आ गया NH3। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद अगर एक क्लोरीन और लाना हुआ तो अब बड़ा इंटरेस्टेड बात आएगी। अगर यहां पर एक क्लोरीन और लेकर आना होगा तो ये जो होता है वो सिस इफेक्ट को शो करता है और ये पलटवार करता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसीलिए यहां पर ये जब इफेक्ट शो करता है तो ट्रांस क्लोरीन आयन जो लिगेंड्स होता है वो एक दूसरे को सर्कुलर मूवमेंट में मूवमेंट कराता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो रिप्लेसमेंट होगा वह यहां पर NH3, ये Cl और ये Cl यहां पर NH3। ध्यान रखेंगे दोनों की स्थिति जो होती है वो अलग अलग होती है। सेकेंड स्टेप में जब भी हमारे पास फॉर्मेशन होता है तो सिस जो होता है वो यूजुअली क्या करता है, इंटरचेंज प्रोसेस को अपनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Cl जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, NH3 जो होता है वो लिगेंड। आप जानते हो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि अगर यहीं पर हम दोनों को उठा के डाल देते क्लोरीन के तो क्या होता, कहते कुछ नहीं होता। होता यही कि ये दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दोनों आपस में जैसे रिपल्सन करना शुरू करता है स्क्वायर बिल्डर की प्रोसेस टूट जाती है। तो फिर आप पूछते हो ऊपर वाले में हम कहे कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्टेबिलिटी बनाकर रखा है,
बगल में सेंट्रल लिगेंड जुड़े रहेंगे। लेकिन यहां पे जब आप उसको जोड़ के लाओगे तो ऐसी स्थिति में 2 पॉजिटिव 2 क्लोरीन गैस की पॉजिटिविटी खत्म होगी, और जैसे यहां पर दोनों क्लोरीन लेकर आओगे, दोनों क्लोरीन के बीच में हाईली रिपल्सन काम करेगा। ये बताओ स्क्वायर प्लेनर रह पाएगा? स्क्वायर प्लेनर की ब्रेक होने की चांसेस हो जाती है। इसीलिए जो होता है यहां पर ये क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आकर अटैच्ड होता है। तो याद रखेंगे, अमोनिया अगर जुड़ेगा तो दोनों सेम पोजीशन पर जुड़ेंगे, और क्लोरीन जुड़ेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पर जुड़ेंगे। और यही दो टॉपिक यही दो एग्जांपल आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जो क्लोरीन आयन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और जो अमोनिया होता है, अमोनिया और क्लोरीन एक दूसरे के हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग तो नीचे लिख लो कि ऑब्जर्व द है, या आप लिखना क्या, समझ गए कंसेप्ट, तो बातें खत्म। चलिए अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग सीख क्या लिए कि मान लीजिए कि हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लिए कि किस तरह से कौन सा ग्रुप ऑब्जर्व करते हैं, कहां आप रिप्लेस करते हैं, किसको आप छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट का अगर आपको ऑर्डर मिला होगा, तो CN हुआ या का नाइट्रोजन हुआ, आप उस ऑर्डर को लिखेंगे, कोई जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए आगे लिखिए, या आप लिख लो, अच्छा रहेगा। मान लो कभी तुम्हारे एग्जाम में आ भी गया ऑर्डर लिखने के लिए, तो क्या करोगे, ऐसे आता नहीं। तो सबसे ज्यादा जो होता है वह CN माइनस या कार्बोक्स, ये लिखवा चुके हैं हम भी, C2H4 लिखवा चुके हैं सिंस ट्रांस ऑर्डर हम। ठीक है, ये आपका होता है PR3H माइनस CH3 माइनस C6H5 माइनस SC स्कैंडियम है, NH3 का होल ट्वाइस SR2 SO3H माइनस NO2 माइनस I SCN माइनस Br माइनस Cl माइनस PY माइनस फिनाइल RNH2 NH3OH माइनस H2O, ये इसका ऑर्डर होता है। तो ये चीजें हम आपको पहले से बता चुके हैं। ठीक है, आपको भी याद है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर होता है, क्योंकि इसके पास CN CO NO, CN के पास जो होता है इसके पास पाइप बॉन्ड लिगेंड्स पाए जाते हैं, और पाइप बॉन्ड लिगेंड्स होने के चलते इसकी रिएक्टिव जो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है काफी हाई प्रोफाइल होती है। तो जिसके पास पाइप बॉन्ड लिगेंड्स होता है वो काफी क्या करता है, हाई प्रोफाइल स्टेबिलिटी को गेन करता है। ये पहली चीज हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे अब आपका लगभग बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब लिखो यूटिलिटी ऑफ ट्रांस इफेक्ट। यूटिलिटी ऑफ ट्रांस इफेक्ट, तो लिखो द ट्रांस इफेक्ट हैज बीन यूज इन द ट्रांस इफेक्ट हैज बीन यूज्ड इन सिंथेसिस सर्टेन स्पेसिफिक cis and trans complex, cis and trans complex, cis and trans complex। जैसे में अगर एग्जांपल दें, मान लीजिए कि हमारे पास प्लेटिनम है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है। ठीक है, अगर आपको NH3 के साथ अगर मिलाना होगा तो क्या बनेगा, प्लेटिनम NH3, ये Cl, ये Cl और Cl। अगर मान लो कि एक और NH3 यहां जोड़ना होगा, ये पहले ही बताए थे, तो PT क्या करोगे, एक Cl NH3 NH3 और ये आपका Cl, इसी को ऐसे टिल्ट कर सकते हो, आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सिस प्रोडक्ट। अगर हम ट्रांस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्लेटिनम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्या, क्लोरीन। ठीक है, सॉरी, तो ट्रांस प्रोडक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे अभी, प्लेटिनम, ये आपका था NH3, ये आपका NH3,
ये आपका NH3 और ये आपका NH3। ठीक है, ये आप यहां से क्या रिप्लेस करना है, Cl माइनस का। तो Cl माइनस का करोगे तो क्या होगा, प्लेटिनम, एक क्लोरीन को रिप्लेस करो, फिर यहां से क्या करो, एक क्लोरीन को यहां पर ऐड करो, Cl को एक का करो यहां पर ऐड करो। तो ऐड करोगे तो कहां जाएगा, एक प्लेटिनम, ये Cl और ये आपका NH3 और ये आपका NH3। तो प्लेटिनम से ठीक अपोजिट जो होता है वह NH3 जो है अपोजिट ऐड होता है। यहां पर NH3 लाइन से ऐड होता है, अभी हमने पढ़ा भी चुका है यहाँ पर कि अगर ये प्लेटिनम है तो यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर Cl, ये Cl, और यहाँ पर प्लेटिनम है तो ये आपका NH3, तो ये Cl, तो ये NH3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांस इफेक्ट, और इसे प्रोडक्ट, और इसे कहते हैं हम लोग सिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों को आप बना लो। ये टॉपिक लगभग जो है आपका खत्म हो गया। अब आप चाहोगे तो अगर मान लो कि यहां पर किसी और भी रिप्लेसमेंट भी आसानी से करा सकते हो। मान लो कि यहां पर ये पेटी Cl के साथ यहां NH3 कराए, ये प्रोडक्ट बना। अगर मान लो कि यहीं पर NH3 के जगह पर NO2 करा दे तो क्या होगा, जो एक Cl यहां पर जो रिप्लेसमेंट था, ठीक है, जो PtCl के साथ जो रिप्लेसमेंट था अब NO2 का, अब क्या हो जाएगा यहां से कि अब ये जो हमारे पास ये क्लोरीन अब जो NH3 यहां पे था, अब क्या करेगा, अब रिप्लेस कर जाएगा और यहां आ जाएगा NO2 और ये आ गया Cl। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रांस इफेक्ट हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि जो अब ये बात इनफैक्ट बात आती है कि ये NO2 यहां पर क्यों नहीं आया, तो इसके पीछे रीजन होता है कि जो क्लोरीन होता है उसकी जो टेंडेंसी इफेक्ट होती है वह NH3 से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए ये क्या करता है, इंटरचेंज कर जाता है। जो भी हमने लिखा है ना ऑर्डर, उसमें से आता है। तो आप यहां नीचे लिख लो कि ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज greater than that of NH3, ठीक है, अगर यही चीज मान लीजिए कि ये PT, ये Cl और ये Cl है, ठीक है, अगर यहां से NO2 माइनस अटैक करे तो एक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। अब यहां पर NH3 को लेकर आओ तो क्या बनेगा, PT, यहां पर जो है NO2, ये आपका NO2 बनेगा, यहां पे क्या आपका NH3 और ये आपका Cl और ये आपका Cl। तो लिख लो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ NO2 माइनस इज greater than that of chlorine, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, घर पे बैठकर आसानी से जितना इच्छा करे उतना प्रोडक्ट बना सकते हो। हम अगर आप चाहो तो एक दो और प्रोडक्ट आपको बता देते हैं, आप बनाते रहना, घर पे प्रैक्टिस करते रहना। सब मान लो कि हमारे पास अगर प्लेटिनम है, ये Cl है, ये आपका Cl, ये आपका 2 माइनस, ठीक है। सबसे पहले अगर NH3 को जोड़ें, Cl को माइनस करें तो क्या बनेगा, प्लेटिनम, ये NH3, Cl, कितना माइनस होगा, 2 माइनस से एक NH3 प्लस में जुड़ा तो माइनस की संख्या क्या करेगा, घट के 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां से Br माइनस को जोड़ दें तो क्या होगा, ये प्लेटिनम, ये आपका NH3, ये आपका Br, ये आपका Cl और ये आपका Cl। तो अभी भी कितना, माइनस चार्ज, क्योंकि एक Cl गया Br आया तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर एक फिनाइल को ला दें। फिनाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां से क्या आएगा, प्लेटिनम, ये आपका NH3, ये आपका Br, ये आपका फिनाइल, ये आपका क्लोरीन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो आप
कोई भी प्रोडक्ट को आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, आप चाहो तो फिनाइल को पहले लेकर आओ, फिर ब्रोमीन को लेकर आओ, फिर NH3 को लेकर आओ, वो आपके ऊपर है, आप किसी को भी एक्सचेंज कर सकते हो, ला सकते हो। तो इस तरह से आप घर पे क्या करना, हर स्टेज को शुरू करना और हर स्टेज को घर पे बैठकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना कि किस तरह से इसको जोड़ सकते हैं, किस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला हेडिंग डालो, बता दे। और टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। ये बहुत आसान मैकेनिज्म है, इसके मुश्किल से और 1 से 2 क्लास और होंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको बहुत जल्दी से ही इसके अगले वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। आपको जहां अगर हमारी बातें आपको समझ में आई होगी तो कैसे आई, कितना नहीं आई, क्या क्या बातें आपको समझ में नहीं आया, क्या क्या कमी रह गई, उस चीज़ को आप जरूर हम वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा, उनसे बताइएगा, ताकि उन लोगों को भी हमारी बातें अच्छे तरीके से पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच।